हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर 4 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। तो इसमें आज हम लोग मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम लोग आज मैथ्स का क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं और मैथ्स का जो है 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 प्लस डैश बराबर 11/12 है। तो यानी कि 2/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 प्लस कितना इसमें जोड़ेंगे कि 11/12 हो जाएगा। मतलब इसमें x जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कितना, 11/12 का मतलब क्या हो गया, 1/12। तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो x जोड़ेंगे कि इतना हो जाएगा। अब मान के चलिए x का वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो x को इधर रख देंगे तो हो जाएगा कितना, 11/12। इधर जाएगा ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2/3। इसको जब पूरा आप हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पे 3/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/12। तो 3/12 देखेंगे कि इस तरह का आपको जो है ऑप्शन किस में मिल रहा है। तो 3/12 का मतलब क्या हो गया, 3/12। 3/12 का मतलब क्या हो गया, 3/12। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन की माँ जो है उसके जन्मदिन पर टॉफियों को बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को दिया, 1/6 भाग अमल को और 2/5 भाग फरौन को और 1/7 भाग जेरी को दिया। यदि उसके पास 2 टॉफियाँ बच जाती है तो पैकेट में जो है शुरुआत में कितनी टॉफियाँ थी। तो मर्लिन की माँ जो उसके जन्मदिन पर टॉफियाँ बांटने के लिए था। तो इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि उससे पहले सबसे पहले उसके पास जो है x टॉफियाँ था। कितना था, x टॉफी था, उसमें से उन्होंने बांटा है जो, तो इस तरह से पहले दिया 2/7x, उसके बाद 1/6x प्लस 2/5x प्लस 1/7x, इस तरह से दे दिया। तो टोटल उसके पास मान के चले x था, x में से इतना बांट दिया तो फिर उसके पास बराबर जो है 2 बच गया। तो इस तरह से जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा इस टर्म को जब आप एलसीएम निकालेंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे x माइनस 209, इस पूरा टर्म का वैल्यू आ जाएगा 209/210 बराबर 2। तो 2 पहले से इधर है, ये है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक यहाँ पे x हो जाएगा। तो 210x में 209x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 1x/210 बराबर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 420। तो यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x गुना 1 x हो जाएगा, 210 गुना 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो 420 टॉफी उसके पास बचेगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर, मतलब सॉरी बचेगा नहीं, शुरुआत में उसके पास जो है 420 टॉफी होगा। तो इस तरह से 420 टॉफी था उसका शुरुआत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। मतलब एक दुकानदार है, उसमें जो है अंडे को जो है वो ट्रे में रखना चाहता है और एक ट्रे में जो है 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितना, 12 अंडे आते हैं। टोटल जो है 9 ट्रे में रखा है। तो 9 ट्रे में यदि रखा है तो उसके पास कितना अंडा हो गया होगा, 9 गुना 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 108। उसके पास 5 अंडे बच जाते हैं, मतलब 5 अंडे और बच गया तो टोटल कितना अंडे हो गया, 113 अंडे। अब क्या कहता है कि उसे जो है अब कितने अंडों की आवश्यकता होगी कि 10 ट्रे भर जाएगा और कोई अंडा नहीं बचेगा। देखिए 9 ट्रे में यदि रखा है 108 अंडा, मतलब कि 12 गुना 9 108 हो गया, 5 बच गया तो टोटल 113 ट्रे हो गया। यदि वह 10 ट्रे में रखना चाहता है और प्रत्येक में कितना अंडे आता है, 12 अंडे आते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 ट्रे में 120 अंडा अटेगा, मतलब कि टोटल भरेगा
10 ट्रे में टोटल अंडों की संख्या 120 आ जाएगा, लेकिन 113 अंडा हो ही गया, तो उसमें 120 में यदि आप लोग 13 माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है। यदि और वो 7 अंडा यदि ले लेता है तो 10 ट्रे में पूरी क्या हो जाएगा, 120 अंडा पूरा हो जाएगा, और 7 अंडा उसमें दे देंगे तो 120 हो जाएगा, जिसके कारण 10वां ट्रे आपका पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इस तरह से 7 अंडे और चाहिए, काहे कि 12 करके 10 ट्रे में रखना है तो 120 आएगा। 113 अंडा पहले से था तो और उसमें जो है 7 अंडा हम लोगों को चाहिए, जिसके कारण 10वां ट्रे भर जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सविता जो है एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई। 2000 रुपये के 5 नोट, 500 रुपये के 4 नोट, 100 रुपये के 9 नोट मतलब कि नोट जो है मिले। रुपये गिनने पर उसे मालूम हुआ कि 2000 का जो है 1 नोट और 100 का 1 नोट कम मिला। तो एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी। तो सविता जो है एटीएम से निकालने के लिए रुपया जो गई एटीएम, तो उन्होंने जो है 2000 रुपये के कितना नोट लिया है, 2000 का 5 नोट लिया है। तो 2000 का 5 नोट लिया है। उसके बाद जो है 500 का कितना नोट, 4 नोट। उसके बाद 100 का जो है 9 नोट। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 2000 का 5 नोट लिया है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। उसके बाद 500 का 4 नोट लिया तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और 1000 का 9 नोट लिया तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 12,900 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जब उसने रुपया को गिनता है तो उसके बाद 2000 रुपये का 1 नोट और 100 रुपये का 1 नोट कम मिला। तो मतलब उसको कम कितना मिला, 2100 रुपया। 2100 रुपया उसको क्या मिला, कम मिला। तो मतलब उसको कम मिला और उन्होंने रुपया जो है इतना रुपया मतलब कि नोट से निकालने के लिए गया, तो वो पहले में वो कितना रुपया भरा होगा, तो भरा होगा जो उसको कम मिला है और जो मतलब कि जो पहले जो गिनी और जितना उसको कम मिला, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तभी तो उसका मतलब कि शुरुआत में उतना रुपया भरा होगा निकालने के लिए। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो 15,000 रुपया जो है टोटल उन्होंने बैंक से क्या हुआ, निकालने के लिए भरा होगा। तो इस तरह से इतना रुपया उसने पहले गिना और इतना कम हुआ, तो दोनों को जोड़ देना है। तो आ जाएगा आपका कितना, 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ला लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी क्षमता जो है 750 ग्राम है। तो सारी मिठाई को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो अनु जो है मिठाई के दुकान जाता है और 2 केजी 500 ग्राम, 2 केजी का मतलब कितना हो गया, 2000 और प्लस 500, तो 2500 ग्राम उन्होंने क्या किया, लड्डू खरीदा। हम लोग जो केजी को जो है 1000 में बदलते चल जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 3 किलो मतलब 3250 ग्राम, 3250 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग ग्राम में बदल दे रहे हैं, तो ग्राम जलेबी खरीदा। उसके बाद 4 किलो मतलब 4000 रसगुल्ला खरीदा। इस तरह से सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9750। और अब देखिए मिठाई के डिब्बों को भर दिया जाता है जिसका अधिकतम क्षमता मतलब कि एक डिब्बों में जो है 750 ग्राम मिठाई आता है। तो इसमें क्या करेंगे, 750 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा कितना, 13। तो मतलब कि एक डिब्बों में 750 ग्राम मिठाई आता है। टोटल मेरे पास 9750 ग्राम है, तो एक डिब्बों में आपका आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 13 मिठाई मतलब कि कितने डिब्बे बनेंगे, तो 13 डिब्बे बनेंगे। तो इस तरह से आपका 13 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो पिछले वाले सेट प्रैक्टिस में भी मतलब कि क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर का था उसमें भी इस तरह का सवाल था कि मतलब कि इतना मतलब कि 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड पे कोई बेल बजता है तो फिर अगले किस समय पर बजेगा। तो उसी तरह से एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 30 सेकंड 45 सेकंड 1 मिनट और 75 सेकंड में के बाद जो है बदल जाती है। यदि सभी बत्तियां 1:35 PM पर बदलती है तो अगली बार वह कब साथ में बदलेगी। तो इस तरह को बनाने के लिए इस तरह का सवाल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड और 75 सेकेंड, इस सारे का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 900 सेकेंड आ जाएगा। 900 सेकेंड आएगा तो इसको हम लोग मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 15 मिनट आ जाएगा आपका
तो यहाँ पे निकल के मिनट आ जाएगा 15 मिनट। अब देखिए यहाँ पे पहले बचता था कितना, 1:35 में, 1:35 में इसमें 15 मिनट हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1:50। तो 1:50 पर अगली बार क्या होगा, बजेगा। तो 1 मिनट मतलब कि 1:50 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मतलब कि पूरा जो है लिखा हुआ नहीं है, रेयन है कि क्या है। तो यहाँ पे रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई दिया हुआ 6 इंच, उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ आपका 3 इंच, उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ आपका 3 इंच, उसके बाद जो है दीवार का भी ऊंचाई दिया हुआ, दीवार तो 3.5 मीटर दीवार बनाने में कुल कितने, मतलब किस तरह से दीवार का ऊंचाई भी दिया हुआ आपका 3.5 मीटर। तो इस तरह से दिया हुआ, तो दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनों पंक्तियों लगेगी। तो यहाँ पे देखिए सारे इंच में है, बट आपका जो है दीवार की जो ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर, आपका इंच में यहाँ पे मीटर में दिया हुआ। तो इस मीटर को हम लोग क्या करेंगे, इंच में बदल लेंगे। कहा है कि 1 मीटर बराबर होता है आपका कितना, 1 मीटर बराबर आपका हो जाता है लगभग कितना, 3.39.37, यानी कि इसको जो है 4 आप लोग मान के चल सकते हैं, 39.4 आप लोग मान के चल सकते हैं। तो इतना मीटर है, तो 39.37 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3.5 मीटर से यदि हम लोग गुना कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, इंच। तो इंच आ जाएगा टोटल आपका 137.9 इंच आ जाएगा, किसका, दीवार का जो ऊंचाई आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग दीवार का जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं मीटर में है, तो इसका ऊंचाई आपका जो इंच में आ जाएगा कितना, इंच में आ जाएगा 137.9 इंच। अब देखिए दीवार का ऊंचाई आपका निकल के आ गया इतना। अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए सवाल में, सिर्फ जो है इसका जो दीवार का जो ऊंचाई था उसको हम लोग सिर्फ क्या किए, मीटर को इंच में बदले तो 137.9 आ गया। अब एक ईंट का जो है ऊंचाई 3 इंच है, तो टोटल जो उसमें कितना पंक्ति बनेगा। यदि हम एक ईंट का ऊंचाई से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या सवाल का जो है उसमें कितना पंक्ति बनेगा, नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो कुल कितनी पंक्ति होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 45, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 45.97, यानी कि कितना आपका लगभग देखेंगे 45.97 के आसपास है क्या इसमें, तो 45.97 के आसपास नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है 46 जो है, क्योंकि 45.97 जो आपका जो है इस बराबर हो जाता लगभग आपका कितना, 46 के। तो इस तरह से 46 पंक्ति बनेगा आपका राइट आंसर। सिर्फ इस सवाल में दीवार की जो है आपका जो है ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है, इसको इंच में बदल के एक ईंट के ऊंचाई जो है 3 इंची से आप लोग भाग दे दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2021 को रामा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। पैक करने का तारीख 10 जनवरी 2021 है। पैक करने के तारीख से लेकर 180 दिन उसका उपयोग हो सकता है। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए एक मतलब कि कोई पैकेट था, तो उसमें जो है पैक किया हुआ तारीख था कितना, 10 जनवरी 2021 को पैकिंग हुआ था, ठीक ना। 10 जनवरी 2021 को पैकिंग हुआ था, और उसका जो है पैकिंग क्षमता जो है मतलब कि 180 दिन, 180 दिन मतलब कि 1 महीनों में 30 दिन होता है, तो कितना 6 महीना। तो अब से जो है मतलब कि 6 महीनों इसका वैलिडिटी है। तो 10 जनवरी से 6 महीनों यदि हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 जनवरी से 6 महीनों कीजिएगा तो आपका जो है जुलाई आ जाएगा, मतलब कि 10 जुलाई 2021 तक इसका वैलिडिटी है। आप लोग इस पैकेट का जो है यूज कर सकते हैं। बट वह 3 जुलाई को ही फेंक रही थी। तो इसमें क्या है कि यदि वह और 1 सप्ताह तक मतलब कि इसमें इस पढ़ने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि वह 1 सप्ताह तक और इस पैकेट का जो है यूज कर सकती थी। कहा है कि 6 महीना तो इसका वैलिडिटी है। 10 जनवरी को पैकिंग हुआ था, 10 जनवरी से 6 महीना और जोड़ेंगे तो 10 जुलाई हो जाता, मतलब 10 जुलाई तक उसका यूज कर सकती थी। बट वह 3 जुलाई को फेंक रही, तो कहने का मतलब कि और 7 दिन इसका जो है यूज कर सकती थी। तो इस तरह से ऑप्शन में हम लोग पढ़ते हैं उससे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की तिथि गुजर गई थी, ये गलत बात है।
क्योंकि और उसमें जो है कुछ दिन बचा हुआ वह कर सकती थी। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए कर सकती। ये सही बात है, क्योंकि जो है मतलब कि वह जो 10 जुलाई तक कर सकती थी वह, लेकिन 3 जुलाई को फेंक रही, तो इस तरह से वह 7 दिन और यूज कर सकती थी। तो वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए कर सकती थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास, एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हैं, मतलब कि कौन है। तो उपरोक्त मतलब कि सबसे ज़्यादा कोण जो है किसमें है, उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह के सारे सब मतलब कि उसे वस्तु दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा कोण किसमें है। तो रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दी गई वस्तुओं में रस्सी सबसे लंबी है। उसके बाद किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें माचिस से ज़्यादा कोने हैं। माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतह और कोनों के आधार पर एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये सही बात है। जो आपका जो है माचिस मतलब कि है और किताब है, इस तरह का आप जो होता है, तो इस तरह का जो आपका मतलब कि किताब और माचिस जो है दोनों एक समान होता है, तो दोनों का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों में कोण, दोनों में आधार जो है सेम होगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बने बंद आकृति को डैश कहते हैं। मतलब कि 3, इस तरह से आपका 3 भी हो सकता है या नहीं तो 3 से अधिक भी हो सकता है। तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बने आकृतियों को क्या कहें। यदि 3 रहता तो आप तो त्रिभुज बोल देते, बट 3 से अधिक है, 3 भी हो सकता है या 3 से अधिक होगा तो आप बहुभुज बोलेंगे उसे। तो बहुभुज आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शहर का तापमान 9 बजे जो है, एक शहर का तापमान 9 बजे यहाँ पे रात होगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया। एक शहर का तापमान 9 बजे रात में जो है 23.5 डिग्री देखा गया। प्रत्येक घंटे जो है 0.7 डिग्री नीचे गिरता है। तो किस समय तापमान जो है 17.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। तो उसका जो है जो तापमान था रात में जो है 9 बजे मतलब कि कितना देखा गया था, 9 बजे उसका तापमान 23.5 डिग्री था, 23.5 डिग्री सेल्सियस था। और उसका जो प्रति घंटा जो है, प्रति घंटा गिरावट होता है कितना, 0.7 डिग्री सेल्सियस। और वह अंतिम जो मतलब कि लास्ट में जो टेम्परेचर पहुंच जाता है कितना, 17.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से इस टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है तो देखेंगे कितना डिफरेंस हो रहा है, तो 6.3 डिग्री सेल्सियस। तो इतना जो है आपका जो अंतर आया है। और प्रत्येक जो है प्रत्येक घंटे पे जो 0.7 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे गिर रहा है। और आपका टेम्परेचर टोटल कितना गिरा है, 6 मतलब बढ़ा कितना, 6.3 डिग्री सेल्सियस। इसी में हम लोग क्या करेंगे, 0.7 से हम लोग भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना घंटे में इतना टेम्परेचर घटा है। तो इस तरह से 0.7 से जैसे ही भाग देंगे तो 9 घंटा आ जाएगा। तो 9 घंटा आ जाएगा, यानी कि 9 घंटा आगे हो जाएगा। तो पहले 9 बजे रात में था, तो 9 बजे रात से फिर 9 घंटा उसमें यदि ऐड कीजिएगा तो यह समय जो है आपका 6 बजे सुबह का हो जाएगा, यानी कि 6 बजे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले वह जो है 9 बजे जो आपका 23.5 डिग्री था और प्रत्येक घंटों में आपका 0.7 डिग्री घट रहा है और लास्ट में आपका 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जा रहा है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस निकाले तो 6.3 डिग्री सेल्सियस आ गया और प्रत्येक घंटों में 0.7 घट रहा, तो उससे भाग दिए तो 9 घंटा आया। तो 9 घंटा उसमें 9 बजे पहले देखा गया था, फिर उसमें 9 जोड़ दिए तो आपका हो गया 9 से 9 आपका 6 बजे हो गया राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15, 18, 13, 1, 23, 15, 20, 1 है। इस तरह से इसमें बताया जाए माध्य और माध्यिका में अंतर क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले 1, फिर 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आपका 13 है, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद आपका 20 है, उसके बाद आपका 23 है। इस तरह से हम लोग पहले एक बार माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ के जितना संख्या उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए बीच वाला जो संख्या है आपका, वह संख्या आपका माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पर माध्यिका जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 14 और माध्य निकालिएगा तो आप लोग आ जाएगा कितना,
12। तो इसमें जो माध्यिका जो है माद से अधिक है, यानी कि माध्यिका अधिक है किससे, माद से। तो माध्यिका माद से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। माध्यिका आपका 14 निकलेगा, माद निकलेगा 12। माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के जितना संख्या उससे भागा दीजिएगा, और माध्यिका निकालने के लिए जो बीच की संख्या आएगा, यदि बीच में 2 संख्या आ गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पे माध्यिकाओं में जो आपका दोनों संख्या बीच में आ जाएगा, 3 संख्या इधर 3 संख्या उधर, तो 15 और 13 आपका जो है माध्यिका, बट्टे आप 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 14। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। तो इसमें जो है आपका जो पूछा गया है, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति का कोण क्या होगा। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अगला पद चुनना है। तो इस तरह से जो एक तरह से आप रीजनिंग का सवाल इसे बोल सकते हैं। तो कौन सा आगे होगा, जैसे 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अब 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 तो होगा ही। तो 25 इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे WXYZ, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे शुरू कहाँ से होगा, तो W है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लगता है E से जो है आपका यहाँ पे V से शुरू होगा। तो VWXYZ, तो V वाला होगा। तो V वाला किस में है, इसमें ऑप्शन 2 में जा रहा। तो इस तरह से ABCDE, तो यहाँ पे E आ जाएगा। तो 25 VE आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हेले ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है। तो इसमें जो है वेन हेले का जो है ज्यामिति तर्क का सिद्धांत का जो है चरण कौन सा नहीं है। तो आपको बताना, जैसे दृश्यीकरण, मूर्त संचालन, विश्लेषण, स्वयं सिद्धि, अभिगृहीति। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें वेन हेले के द्वारा जो है मूर्त संचालन जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। गणित का जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या सम्मिलित होगा। छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या का प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना, केवल सामूहिक प्रगति को देखना, ये तो आपका गलत ही ऑप्शन होगा। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, पूरे साल में छात्रों की प्रगति। उसके बाद गणित में अधिगम के जो है न्यूनतम स्तरों को जानना, तो इसमें से कौन सा होगा, तो आपको बताना, जैसे कि ऑप्शन ए जो है छात्रों की अवधारणात्मक जो है समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, ये ऑप्शन जो है आपका ए वाला बिल्कुल ही सही है। उसके बाद देखिए अगला आपका सी नंबर, संपूर्ण वर्ष के, तो पूरे साल में जो है छात्रों की प्रगति को देखना, ये जो है गणित का जो है एक व्यापक और मूल्यांकन मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए और सी, यानी कि छात्रों का जो प्रगति स्तर जो देखा जाता है वो संपूर्ण वर्ष में देखना चाहिए। तो इस तरह से ए और सी आपका जो ये व्यापक मूल्यांकन होता है, ए और सी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है। तो गणित में जो है मानचित्र के बारे में क्या सही नहीं है आपको बताना है। जैसे मानचित्र उच्च गणित में कई विषयों का आधार या मूलाधार बनाता, सही बात है। मानचित्र दिक्कत स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता, ये भी सही बात है। मानचित्र समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता, ये भी सही बात है। मानचित्र केवल अपने, देखिए मानचित्र केवल लगा हुआ, यहाँ पे नहीं में क्वेश्चन था, ऑप्शन भी आपका नहीं में होगा। तो यहाँ पे मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेख शामिल है, ये गलत। सिर्फ क्या आसपास का ही बातें शामिल है, ये नहीं है। मतलब कि इसी तरह से, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से मानचित्र के बारे में कौन सही नहीं का ऑप्शन नहीं क्वेश्चन में है, तो ऑप्शन भी आपका नहीं में ही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि जिसमें भी आप लोगों को केवल दिखे ऑप्शन में तो आपका निगेटिव हो जाता है, यानी कि गलत होता है। निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है, मतलब कि उसका जो एक ही हल होगा। मतलब कि जैसे कि 5 1 + 5 =
10 होता, अब 6 होता है, तो 1 + 5 = 6 हुआ। तो यह एक तरह से क्या हो गया, बंद हल हो गया। मतलब बच्चे जो उसमें किसी भी प्रकार के सोचने की उसमें कोई बात नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं करेगा, एग्जैक्ट उसका 6 हल होगा, मतलब कि एक आंसर होगा। तो ये बंद प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, तो कौन इसमें से जो है बंद सिरे वाला प्रश्न है। ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उनमें दहाई अंक पर 5 है। ये तो बिल्कुल ही खुले सिर वाले हुए। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी भुजाओं सभी का योग 36 है। ये भी आपका खुले सिर वाले हैं। 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। उसके बाद एक ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों को सूची बनाओ जिनका योग 50 है। ये भी आपका खुले सिर। बट जो है 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये तो पूरा ही बंद मतलब कि सिर वाले प्रश्न है। उसमें एग्जैक्ट 178 184 के बीच 5 पूर्ण संख्या लिखना है तो लिखना है। तो उसमें किसी भी तरह की थिंकिंग, कोई भी मतलब की समझ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संख्याओं के प्रकार और उपयोगिता नहीं है, आपको बताना। जैसे गणन संख्या है, क्रम सूचक संख्या है, सौंदर्य परक संख्या, अंकित है। तो इसमें से सारे देखिए गणित से रिलेटेड है, गणन संख्या, क्रम सूचक, अंकित संख्या। बट आपका जो सौंदर्य पूरक जो है ये जो है आपका गणित से रिलेटेड नहीं है। तो आपका जो है ये सौंदर्य परक संख्या जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सौंदर्य परक संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय जो है बिलौंद यानी कि हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने की अति उपयुक्त कारण क्या है। मतलब लंबाई मापने के लिए जो है पढ़ाते समय अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के वजह जो है अपने हाथ और पेपर से नापने के लिए कहा। तो इसका क्या मतलब है, तो ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। पहला है आपका, वह विद्यार्थियों को क्रियाशील गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहती है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह रोचक होता है। मतलब कि वह विद्यार्थियों को क्रियाशील गतिविधि से क्या मतलब कि वह व्यस्त रखना चाहती है। उसके बाद अगला है, वह अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना चाहती है कि पेपर क्लिप के द्वारा लंबाई का सही मापन कैसे किया जाता है। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी पुराने तरीके से वस्तुओं का मापन करने का अभ्यास करें। उसके बाद है, वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे। तो बिल्कुल ही सही बात है। इसमें जो है इस तरह का जो यूज करने के लिए सब मतलब कि वस्तुओं को कर रही है अध्यापिका। तो वह क्या चाहती है कि वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता समझ सके कि एक पैमाने से नापने पर क्या अंतर होता है, उसके बाद पेपर या हाथ से नापने पे क्या अंतर होता है। तो इससे वह बच्चे क्या होगा, उसका पैमानों का जो है इकाई है मापने का उसको जो है समझ सकेगा। यह जो है सिखाना चाहती है अध्यापिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर यानी कि पैमाने निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही है। अब है क्या, छात्रों को भ्रांति हो गई है कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द सूत्री सम भिन्नार्थक समनाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौतियों को कैसे संबोधित कर सकती है। तो इस तरह से इसमें आपको बताना है कि कक्षा में जो अध्यापिका कैसे जो है इस चीज़ को संबोधित कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन में 2 में देखिए, जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका बच्चे को ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में गणित की अध्यापिका अपने छात्र को रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन को जो है पढ़ाने के लिए जा रही है। तो ये सारे जो है मतलब कि क्वेश्चन के लिए जब वह पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तो अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके लिए जो है अर्थ की ओर आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है कक्षा 3। कक्षा 3 के एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ तो उत्तर क्या होगा। यानी कि अध्यापिका पूछ रही है कि अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई को घटा दूंगा तो आंसर क्या होगा।
छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है कि उत्तर शून्य होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त संदर्भ सही है? छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है। छात्र में स्थानीय मौन की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है शिक्षक को अभ्यास के लिए 10 समान प्रश्न देना चाहिए। उसके बाद है आपका शिक्षक को छात्र के उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा स्वयं सही उत्तर, क्या शिक्षक जो मतलब कि विद्यार्थी जो भी आंसर दिया है क्या उस पर शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक को अभ्यास के लिए मतलब कि एक तो पहले समझा नहीं, इसी तरह से और बिना समझे और उसे क्या 10 और सवाल दे देना चाहिए बनाने के लिए, अभ्यास के लिए, ये भी नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए छात्रों में स्थान मौन की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को जो मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। छात्रों को इस तरह के स्थानीय मौन अच्छी से समझ आए, इसके लिए जो है मूर्त वस्तुओं को मतलब कि TLM के माध्यम से बच्चों को जो है समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। उसके बाद है भिन्नों के योग की अवधारणाओं के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने की क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप एक डैश है। तो भिन्न की अवधारणा को समझाने के लिए जो है एक आयताकार पट्टी को मोड़ने की क्रियाकलाप कर रही है अध्यापिका। तो इसमें बताना है कि वह किस पर आधारित है। विषय वस्तु क्रियाकलाप, उत्तर विषय वस्तु क्रियाकलाप, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप, समय की क्षति। तो इसमें जो है ये एक जो है पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? जो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है? जैसे अवधारणाओं के संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए। उसके बाद है आपका ऑप्शन अभ्यास करने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। क्या सिर्फ अभ्यास करने के लिए बहुत से प्रश्न होना चाहिए? ये बात गलत है। यह आकर्षण और सिर्फ क्या यह आकर्षण और रंगीन होना चाहिए? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधि द्वारा दिया जाना चाहिए। अवधारणाओं का जो है कलन जो है मानक परिचय, इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इसमें दिया गया है कि अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणाओं का जो है आपका संदर्भ का जो है मतलब कि संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए। इस तरह का जो है गणित की पाठ्य पुस्तक का जो है लक्षण होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 गणित में चिंतन और तर्कन एक निश्चित तरीका अवस्थित है, यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। तो NCF 2005 जो है गणित के चिंतन और तर्क के बारे में बताया गया। तो छात्रों की विशेष अनुशिक्षण देकर अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सटीक है। क्योंकि अन्वेषण जिसमें आपका खोज वगैरह जिसमें भी आपका दिखे तो वो ऑप्शन आपका जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो NCF 2005 जो है अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, इस तरह की अवधारणाओं पर जो है और वास्तविक जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाए, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को आप क्या परामर्श देंगे? यानी कि एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए आप क्या परामर्श देंगे? बच्चे को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे? ये तो नहीं होगा। अभ्यास के लिए अधिक से अधिक अभिभावकों को परामर्श देना कि बच्चे को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं। क्या गार्जियन जो पेरेंट्स है उसको बताएंगे कि आप बच्चे को जो अलग से घर में ट्यूशन पढ़ा लीजिए? ऐसा भी नहीं करना है। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्य विधि ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करना। उसके बाद वर्ष के अंत में बच्चों की औपचारिक कक्षाओं का योजना तैयार करना। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो सही होगा? तो इसमें से तीसरा वाला जो है बच्चों के उनके अवधारणात्मक कार्यविधि ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करना, ऐसा हम लोग जो है गणित के शिक्षक के रूप में गणित के जो मतलब कि उसमें त्रुटि होगा उसके प्रदर्शन को सुधारने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कथन है शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है, डैश के साथ अत्यधिक अनुकूल है। शिक्षक जो है छात्रों के संबंधों की खोज करने के लिए अपने आप से
प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है, इसके साथ अत्यधिक अनुकूल कौन सा होगा। तो इसमें जो है आगमन विधि जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले जो है बच्चे को नियम बताया जाता है, उसके बाद जो है उसके उदाहरण दे करके समझाया जाता है। तो इस तरह से आगमन विधि इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं से पढ़ रहे लड़के और लड़कियों को आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है। मतलब कि एक विद्यार्थी को जो है अपने आस पड़ोस के जो है कम से कम 5 परिवार यानी कि कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़का लड़कियों का डाटा जो है एकत्रित करने के लिए कहा। तो इसमें किस चीज़ को दिखा रहा है, विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस के लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूकता करने के लिए, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। प्रकरण आंकड़ों को प्रबंध का परिचय देना, ये जो है बिल्कुल ही सही है। उसमें जो है ना किस चीज़ को दिखा रहा है कि वह जो है प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, इससे वो मतलब कि जो आंकड़ों का जो है उससे जो है समझ सके क्या होता है प्रकरण आंकड़ा, क्योंकि उसे जो है अपने आस पड़ोस के बच्चों की जो है मतलब कि परिवार का मतलब कि डाटा तैयार करने के लिए कहा गया। तो इससे उसमें जो है प्रकरण आंकड़ों का प्रबंध का ज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। तो इसमें से जो कौन सा समस्या जो पोलिया द्वारा दिया गया नहीं है। तो जैसे पहला है समस्या को समझाना, योजना बनाना, पुनः योजना बनाना, योजनाओं का संचालन करना। तो इसमें जो है पुनः योजना बनाना जो है इसका जो है पोलिया द्वारा जो है यह समस्या समाधान के चरण में नहीं दिया गया है। कौन सा, पुनः योजना बनाना। तो इस तरह से हम लोग जो है टोटल 30 क्वेश्चन जो है कवर। कई पढ़ने में जो है मिस्टेक भी हो जाता है, बट इसे आप लोग निगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि हिंदी के जो है वर्ड है बहुत मतलब कि कुछ अटपटे सारे वर्ड है, तो इसीलिए उसे जो है पढ़ने में थोड़ा सा इधर त्रुटि हो जाती है, तो बस उसे आप लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।